दोस्तों, अगर हम बात करें टेलीकॉम सेक्टर की, तो टेलीकॉम सेक्टर में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत तरीके से इंपैक्ट किया। अगर हम कंपनीज की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर में आज से कुछ टाइम पहले तक बहुत कंपनीज होती थी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज की बात करूं, तो शायद आपके पास दो या तीन ही ऑप्शंस बचेंगे। सबसे पहला एयरटेल का। एयरटेल एक ऐसी टेलीकॉम कंपनी है, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उसके शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक नाम आता है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो बहुत टाइम से बहुत से ऐसी प्रॉब्लम से निकल रही है, और अभी तक सारी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाई, क्योंकि उनका बहुत बड़े ड्यूज थे जो उनके ऊपर आ गए थे, जो उनको पे करने थे। इसके अलावा उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा था। थर्ड ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, जिसने आके पूरी टेलीकॉम मार्केट को एक टाइम पे पूरे तरीके से डिसरप्ट कर दिया था, उसका नाम है जियो। अगर आपको जियो में इन्वेस्टमेंट करना है तो जियो में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कि एक बहुत सारी डिवर्सिफाइड कंपनी है, जिसका एक बिजनेस है जियो के नाम से। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर की दो सबसे बड़ी कंपनीज की, जियो वर्सेस एयरटेल, और बात करेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर्स पे कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, और अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि एयरटेल का शेयर प्राइस आज से कुछ टाइम पहले तक 350 के आसपास ट्रेड करता था। अगर मैं आज की बात करूं तो ये शेयर प्राइस वापस से 600 रुपए पे आ गया है। इसके पीछे बहुत से लोग बहुत से लॉजिक देते हैं, तो इसके पीछे बहुत से एनालिस्ट बहुत से रीजन देते हैं। बोलते हैं कि अगर हम आज से कुछ टाइम पहले चले जाएं तो उस टाइम पे बहुत बड़ा प्राइस वॉर चल रहा था इस पूरी इंडस्ट्री में, और सारी कंपनीज अपने प्राइस को कम कर रही थी ताकि वो कस्टमर्स को एक्वायर कर सकें। लेकिन अब वो टाइम निकल गया है, अब प्राइस वॉर खत्म हो गया है, और अब सारी कंपनीज अपने प्राइस बढ़ा रही हैं और अपने आरपू को बढ़ा रही हैं। अब ये आरपू क्या होता है और इसके अलावा और कौन से फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको देखने चाहिए जब आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की, कि जियो का रेवेन्यू कहां से निकल के आता है और एयरटेल का रेवेन्यू कहां से निकल के आता है। तो जब भी हम किसी भी लिस्टेड कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो बात होती है ओवरऑल कंपनी की, कि उनका रेवेन्यू कहां से आता है। जैसे कि अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल का जो दो मेन बिजनेस है, पहला टेलीकॉम सेक्टर का जो इंडिया में ऑपरेट करता है, और दूसरा साउथ अफ्रीका में ऑपरेट करता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जियो की, तो जियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है। अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो उनके टोटल रेवेन्यू में से उनका 24% के आसपास का रेवेन्यू जियो से निकल के आता है। और जैसे कि आपको पता है कि जियो में बहुत से लोगों को बहुत वैल्यू दिखी थी, जिसके चलते हाल के दिनों में जियो में बहुत से लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर हम बात करें जियो की, तो जियो में से 78,000 करोड़ का स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी तक सेल कर चुकी है, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स ने जियो में आके इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि फेसबुक ने, इसके अलावा सिल्वर लेक ने, केकेआर ने, उसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने आके जियो में इन्वेस्टमेंट किया था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो का स्टेक सेल किया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लियरली बोला था कि आने वाले कुछ टाइम में वो एक डेट फ्री कंपनी बनना चाहती है, जिसके चलते उन्होंने जियो के स्टेक को भी सेल किया। तो अगर हम बात करें रिलायंस जियो के लेटेस्ट वैल्यूएशन की, तो रिलायंस जियो का जो लेटेस्ट वैल्यूएशन है वो 4.9 लाख करोड़ के आसपास का माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि दोनों कंपनीज को कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। अगर हमें जियो या एयरटेल को कंपेयर करना है तो वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, और उसके बाद जज करना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में दो पैरामीटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला मार्केट शेयर का, कि टोटल मार्केट में किसके पास कितने परसेंट सब्सक्राइबर्स हैं। तो दूसरा पैरामीटर होता है आरपू का, जो हमें बताता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, कि हर यूजर के ऊपर उनका रेवेन्यू कितना निकल के आता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी बहुत ज्यादा यूजर्स को एक्वायर कर रही है लेकिन उसका रेवेन्यू इंप्रूव नहीं हो रहा, और कोई एक कंपनी है जिसके यूजर बेस उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन उनका आरपू बढ़ा है। अगर आरपू बढ़ेगा तो कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा, और अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की अर्निंग बढ़ना एक अच्छी पॉजिटिव चीज मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले बात करूं मार्केट शेयर की, तो मार्केट शेयर में अभी रिलायंस जियो पहले नंबर पे है। उनका जो मार्केट शेयर एज ऑफ दिसंबर 2019 निकल के आता है, उनका मार्केट शेयर 32% के आसपास का है। अगर अब मैं बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। एयरटेल का जो मार्केट शेयर है वो है 28.4% का। तो अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो मार्केट शेयर में जियो थोड़ा सा आउट परफॉर्म करती है एयरटेल को, लेकिन एयरटेल का भी जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है जियो से।
तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टोटल सब्सक्राइबर्स कितने हैं कौन सी कंपनी के पास, तो अगर मैं बात करूं रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो के पास 387 मिलियन टोटल सब्सक्राइबर निकल के आते हैं Q4 में। और वहीं पे अगर मैं बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल के पास जो टोटल सब्सक्राइबर बेस निकल के आता है वो है 283 मिलियन का। दोस्तों मार्केट शेयर के बाद अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, जिसका नाम होता है आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। दोस्तों अगर मैं बात करूं आरपू की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है टेलीकॉम कंपनी में, तो वहां पे अगर मैं रिलायंस जियो के आरपू की बात करूं तो रिलायंस जियो का आरपू निकल के आता है 130 रुपीज। अगर मैं इसको Q3 के साथ कंपेयर करूं तो Q3 के कंपैरिजन में रिलायंस जियो का जो आरपू है वो 1.7% से बड़ा है। लेकिन हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप किसी क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो उसको आपको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि आपको एक अच्छी पिक्चर मिले। तो अगर मैं रिलायंस जियो के आरपू को कंपेयर करूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, तो इनके आरपू थोड़ा नीचे आया है, इनका आरपू 1.9% से डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं एयरटेल के आरपू की, तो एयरटेल का जो आरपू है वो अभी 154 रुपीज का है, और यहाँ पे 14% का इंक्रीमेंट हुआ था, क्योंकि दिसंबर के क्वार्टर में एयरटेल ने अपने जो टैरिफ प्लान थे उनको हाइक किया था, उनमें एक इंक्रीज किया था, जिसके चलते इनका आरपू इंप्रूव हुआ था, जो कि अभी बढ़ के 154 रुपीज का हो गया है। अगर इस आरपू को मैं पिछले किसी भी क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं तो ये पिछले 12 क्वार्टर में से सबसे अच्छा नंबर निकल के आता है। तो पिछले 12 क्वार्टर में ये सबसे बेस्ट नंबर है आरपू का जो एयरटेल ने अभी तक रिपोर्ट किया है। तो अगर मैं आरपू को कंपेयर करूं तो आरपू के टर्म्स में एयरटेल अच्छा परफॉर्म करता है जियो के कंपैरिजन में। दोस्तों चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कौन सी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। तो आपको पता है कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रेवेन्यू, की कंपनी ने सेल्स कितनी की। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो जो जियो ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 18,632 करोड़ का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, तो यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एयरटेल के क्वार्टरली रिजल्ट की, तो एयरटेल ने जो अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 23,723 करोड़ का। अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं तो यहाँ पे हमें 32% का इंक्रीमेंट दिखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं एबिट की, अब आप ये जानना चाहते हो कि एबिट क्या होता है। एबिट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो दोस्तों अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एबिट क्या होता है। तो अगर हम टोटल कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से इसके ऑपरेशनल खर्चों को निकाल दें तो जो पैसा बचता है उसको हम एबिट बोलते हैं। एबिट के अंदर जैसे कि इसकी फुल फॉर्म में आता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो जो अर्निंग है इसमें से अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स को नहीं निकाला गया है। अगर हम एबिट में से इंटरेस्ट और टैक्स को निकाल देते हैं तो नेट इनकम आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोग नेट इनकम को डायरेक्टली देखते हैं। तो अगर हम एबिट को कंपेयर करें रिलायंस जियो और एयरटेल के, तो अगर मैं रिलायंस जियो के एबिट की बात करूं तो रिलायंस जियो ने जो एबिट रिपोर्ट किया है वो है 4,104 करोड़ का, और यहाँ पे Q4 2019 के कंपैरिजन में 51% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो वहीं पे अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो जो एयरटेल ने अपना एबिट रिपोर्ट किया था वो था 3,246 करोड़ का, और वहां पे अगर मैं उसको ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करूं तो वहां पे 172% का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले एक साल में। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना रिपोर्ट किया, तो वहां पे इस साल एयरटेल ने अपना लॉस बुक किया है 7,000 करोड़ का। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरटेल का आरपू इंप्रूव हुआ, एयरटेल का रेवेन्यू इंप्रूव हुआ, तो एयरटेल ने अपना लॉस बुक कैसे किया। तो दोस्तों एक वन टाइम इवेंट था इस केस में, एयरटेल के केस में, कि वन टाइम इवेंट जो होता है कि कंपनी ने एक बार किसी एक चीज का पेमेंट किया। तो जैसे कि आपको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में रिसेंट के टाइम में निकल के आया था कि टेलीकॉम सेक्टर को कुछ ड्यूज पे करने थे गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम के, तो जिसके चलते एयरटेल को 7,000 करोड़ का पेमेंट करना पड़ा जो उसका ड्यूज था, जिसके चलते उसको अपना हिट लेना पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो कुछ भी पेमेंट होता है तो उसको एज अ लॉस बुक करना पड़ता है, जिसके चलते एयरटेल ने उसको वन टाइम लॉस बुक किया, और जिसके चलते उनका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो नहीं निकल के आया, और इसके चलते एयरटेल ने लॉस को बुक किया जो कि 7,000 करोड़ का था। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च को अच्छे से कर लें, देख लें कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू कहां पे डिराइव होती है। तो यहाँ पे अगर आप एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका प्योर इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम सेक्टर में होता है। अगर टेलीकॉम सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बन जाते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती,
जिसके चलते उसका प्रॉफिट कम होता है, उसका शेयर प्राइस नीचे आ जाता है। तो अगर आप रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपको उसमें एक्सपोजर लेना है तो उसके चलते आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बाय करना पड़ेगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर आप शेयर खरीदते हैं तो एक वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जिसका ऑयल का भी बिजनेस है, जिसका रिटेल का भी बिजनेस है, जिसका पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस है, और इसके अलावा उनका जियो का भी बिजनेस है। और जियो का जैसे कि मैंने आपको बताया था, उनका 25% ऑफ देयर एंटायर रेवेन्यू उनका जियो से निकल के आता है। तो यहाँ पे अब कॉल आपकी है, इन्वेस्टमेंट आपको करनी है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी में ज्यादा दम है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, एक इन्वेस्टमेंट को लंबे होराइजन के लिए करें, ताकि आपकी मनी को ग्रो होने के लिए एक अच्छा टाइम मिले, आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से रिलायंस जियो और एयरटेल में से बेटर कंपनी कौन सी है, किसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।